नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने पूरक समुच्चय और समुच्चयों को वेन डायग्राम की सहायता से किस तरीके से दर्शाते हैं वो चीज़ें पढ़ी। तो जो हमने पूरक समुच्चय पढ़ा और पूरक समुच्चय के बाद में जो वेन डायग्राम पढ़ा, ये सब चीज़ें तो अब समझ में आ गई। थ्योरेटिकली तो हमें सब कुछ समझ में आ गया। अब कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि ये जो थ्योरी है ये थोड़ी सी क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए। लेकिन न्यूमेरिकल में अपने आप को बांध नहीं रहा हूँ कि एनसीईआरटी तक नहीं। मैंने आपको देखे हो पीछे वाले लेक्चर मैंने आरबीएससी के भी करवाए हैं। मैं भी आपको आर डी शर्मा के भी करवाऊंगा। मैं भी आपको और कंपटीशन की जो बेहतर बुकें हैं, शानदार कंपटीशन की जो ज़बरदस्त बुक्स है जिनमें क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा। लेकिन शुरुआत हम बेसिक से करते हैं, एनसीईआरटी से। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 1.5। तो 1.5 जो है वो पूरक समुच्चय के बारे में ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए, ये है आपके प्रश्नावली नंबर 1.5। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ये यू समुच्चय है, मतलब सार्थक समुच्चय है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो ए डैश निकालिए। सबसे पहले हम ए का डैश निकाल देते हैं। ए का डैश मतलब यू माइनस ए। तो यू में से ए को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ ए में क्या है, 1 2 3 4। तो आप 1 2 3 4 निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, 5 6 7 8 और ये 9। ये आपका ए डैश आ गया। अब इसमें बी डैश भी पूछा है तो बी डैश भी निकाल लीजिए। बी डैश भी ऐसे निकलेगा, यू माइनस बी करके। यू में से बी को माइनस करेंगे तो बी है 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए तो 1 3 5 7 और 9। ये आपका बी डैश आ गया। अब एक है यू ए यूनियन सी। पहले ए का और सी का यूनियन कीजिए। ए यूनियन सी कीजिए पहले। तो ये बेटा आपका ए रहा, ये आपका सी रहा। तो पहले ए को लिख लीजिए। तो 1 2 3 4, पहले ए को लिख लिया, फिर सी को लिख लेते हैं। सी में जो लिख चुके उन्हें तो मत लिखना, 2 और 4 ऑलरेडी आ चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। 6 और 8 आ जाएंगे। ये 6 और 8 आ गए। अब हमें है कि ए यूनियन सी का डैश निकालना है। तो हमें यू में से सार्वत्रिक समुच्चय में से इसको माइनस कर देना है। तो सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाएंगे तो 1 2 3 4 गए, 5 और 7। एक 5 आएगा, एक 7 आएगा और एक 9 आएगा। ये ए यूनियन सी का डैश आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको ए यूनियन बी निकालना है और फिर उसका डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी बराबर, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा। तो ए यूनियन बी करने पर आ गया 1 2 3 4। पहले ए समुच्चय को लिख लिया, 2 4 आप लिख चुके, तो 6 और 8 आ गया। बेटा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी कर दी। ए यूनियन सी मैंने गलत बनाया, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। ए यूनियन सी, ये ए यूनियन सी नहीं है, मैंने बी के साथ यूनियन कर दिया। ए यूनियन सी, सी है 3 4 5 6, तो इस वजह से ये भी चेंज हो गया। 7 8 9 आ गया, 7 8 9। और यहाँ पे आपका ए यूनियन बी आ चुका। अब आप ए यूनियन बी का डैश निकाल लीजिए। यू में से इसको माइनस कर दीजिए। यू में से माइनस करेंगे तो ये जाएगा 5 7 और 9। अब ए का डबल डैश। देखिए, डबल डैश करने का मतलब होता है आपने एक बार पूरक किया और फिर पूरक का पूरक किया। पूरक का पूरक करने पर आपको वही समुच्चय मिल जाता है जो आपके पास शुरुआत में था। किसी का भी 2 बार पूरक करते ही वापस से वही सेट आ जाता है, क्योंकि पहले आप ए डैश का मतलब हो गया, पहले आप यू में से ए निकालेंगे, फिर वापस उसे निकाल देंगे तो आपके पास वही वापस बच जाएगा जो आपका शुरुआत में था। तो ये वापस ए आ जाएगा। बी माइनस सी का डैश, पहले आप बी माइनस सी निकाल लीजिए। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं बी माइनस सी। पहले बी माइनस सी निकालते हैं। ये आपका बी रहा, इसमें से आप सी घटाएंगे तो 4 कट जाएगा, 4 हट जाएगा और 6 हट जाएगा। 4 और 6 गए तो ये बच गया आपके 2 और 8। बी माइनस सी आ गया 2 और 8। फिर बी माइनस सी का डैश कर देंगे आप। बी माइनस सी का डैश, तो आप 2 को और 8 को छोड़ देंगे तो ये आपके पास बच जाएगा 1 1 3 4 5 6 7 8 आ चुका, 9। ये लीजिए आपका बी माइनस सी का डैश आ गया। तो इसमें तो आप कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। अब इनके निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय निकालिए। तो ए का पूरक, तो ए का पूरक बेटा ए बी सी छोड़ देंगे तो ये डी ई एफ जी एच यहाँ तक आपके पास बच जाएगा। इन 3 को निकाल देंगे तो बी का डैश, तो आपके पास ए का डैश आएगा। ए बी सी कट गया तो ये आ जाएगा डी ई एफ जी और एच। ऐसे आप बी का डैश निकालेंगे तो इसको माइनस कर दीजिए यू में से। तो ये डी कट गया, ई कट गया, एफ कट गया, जी कट गया, तो ये आ जाएगा आपका ए बी सी और एच। और सी का डैश, ए निकाल दीजिए। ए निकालते बी बचेगा, सी हो चुका,
फिर ये डी, फिर ई गया, एफ, जी बाहर गया, एच आ गया। अब डी का डैश निकाल लीजिए। डी का डैश, डी में से ए हटाया, ये यू, यू में से डी को हटाया, तो एफ जी एच ए कट गया। एक एफ कट जाएगा, एक जी हट जाएगा, एक एच चला जाएगा और एक ए चला जाएगा। बी सी डी ई बच गया, बी सी डी और ई आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए प्राकृत संख्याओं को सार्वत्रिक मानने। तो यू आपका हो गया प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, ये आपका यू आ गया। अब यू में से पहला समुच्चय, इसका नाम हम ए रख लेते हैं। ए के अंदर है सम प्राकृत संख्याएं, तो ए का डैश सम संख्या हटा देंगे तो क्या बचेगी, विषम संख्याएं। तो ए का डैश क्या आएगा, विषम प्राकृत संख्याएं। ए डैश एक समुच्चय होगा एक्स का, जहां एक्स एक विषम प्राकृत संख्या होगी, क्योंकि इसमें सम है तो उसमें विषम हो जाएगी, विषम प्राकृत संख्या। अब इसमें विषम प्राकृत संख्या, इसको नाम बी समुच्चय दे देते हैं। बी में विषम है तो यू में से विषम को हटा देंगे तो सम बच जाएगी। तो बी का डैश किसका आएगा, बी का डैश एक समुच्चय होगा एक्स का, जहां एक्स समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या है। अब इसमें देखिए 3 का गुणज है, 3 का गुणज मतलब 3 6 9 12 डैश डैश। तो जो इसका नाम अगर मैं सी रखूं तो सी का डैश क्या होगा, जो 3 का गुणज नहीं होगा। 3 के गुणज को छोड़ दीजिए, क्योंकि सी में कौन है, सी में वो है जो 3 का गुणज है, तो सी डैश में कौन आएगा, जो 3 का गुणज नहीं होगा। तो इन्हीं का उत्तर इन्हीं की भाषा में दे रहा हूँ। सी डैश एक समुच्चय एक्स का, जहां एक्स संख्या 3 का गुणज नहीं है, 3 का धन गुणज न लगा दीजिए, क्योंकि उसमें है तो इसमें नहीं है। ए का डैश में उल्टा जो डैश होता है, डैश का मतलब नहीं होता है, तो जो भी उसमें है इसमें नहीं होगा। तो यहाँ अभाज्य संख्या एक्स एक अभाज्य संख्या, तो उसमें कहती है एक अभाज्य संख्या नहीं है, डैश में क्या होगा, नहीं है। अगर इस समुच्चय डी में अभाज्य संख्याएं हैं तो डी के डैश में अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। ऐसे ही इसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं ई में, तो ई के डैश में एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसे ही इस समुच्चय का नाम एफ रखो, इसमें धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो एफ का डैश में धन पूर्णांक संख्याएं नहीं होगी। तो जो भी इनमें है सो है, बचे हुए में नहीं है। तो ऐसे ही x + 5 = 8 है, तो उसका जो उपसमुच्चय होगा उसमें क्या होगा, x + 5 बराबर नहीं होगा 8 के। इसका जो पूरक समुच्चय होगा बराबर नहीं होगा। इसमें 2x + 5 = 9 है, तो उसमें 2x + 5 बराबर नहीं होगा 9 के। यहाँ x बड़ा है बराबर है 7 के, तो बड़ा और बराबर दोनों चल जाएगा, तो उसमें x छोटा होगा 7 से, क्योंकि जो बच गया वो उसमें आएगा। तो 7 से बड़ा और 7 के, देखिए 7 से बड़ा और 7 के बराबर इसमें चले गए, तो उसमें क्या आएगा, 7 से छोटे वाले, क्योंकि छोटे वाले बचे हुए हैं वो उसमें आ जाएंगे। इसमें 2x + 1 बड़ा है 10 से, तो उसमें 2x + 1 छोटा होगा 10 से, छोटा और बराबर, क्योंकि बराबर वाला छोटा हुआ है तो बराबर। ये लीजिए, ये आपके पूरक समुच्चय होंगे। तो याद रखिए, पूरक सीधा सीधा ये होता है कि क्या समुच्चय में है, जो बच गया वो अपने आप ही किस में आ जाता है, पूरक में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे प्रूफ करवा रहा है डी मॉर्गन थ्योरम। बेटा ये आपको याद होगा, डी मॉर्गन लॉ है, या डी मॉर्गन प्रमेय बोल दीजिए, थ्योरम बोल दीजिए, एक ही बात है कि दो समुच्चय के यूनियन करके डैश करें, या डैश करके इंटरसेक्शन करें, या अगर हम इंटरसेक्शन करके डैश कर रहे हैं तो यूनियन करके एक एक अलग अलग डैश करके यूनियन कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन बन जाता है। एक तो आप एक साथ डैश लेते हैं, एक आप पहले डैश लेते हैं। पहले डैश लेके करेंगे तो इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, और बाद में डैश करने तो यूनियन हो जाएगा, तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो पहले मैं एक को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहले आप ए यूनियन बी कर लीजिए। ए यूनियन बी जो है वो आ जाएगा 2 4 6 8। पहले ए को लिख लिया, फिर बी को लिख लीजिए, 2 लिख चुके हैं तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। अब ए यूनियन बी का डैश कर लीजिए, ए यूनियन बी का डैश, 2 हटा 1 आ जाएगा, 2 हटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 4 हटा दीजिए 5, फिर 6 आ चुका, 7, अच्छा 7 तो इसमें है भाई, 5 और 7 पीछे है, दिख नहीं रहे, और एक आएगा, 2 आ चुका इसमें, 3 इसमें आ चुका, 3 भी आ चुका, सॉरी 1 आना है, 2 आ चुका, 3 आ चुका, 4 आ चुका, 5 आ चुका, 6 आ चुका, 7 8 और 1 9 बच गया, 1 और 9, ये 2 हो गए।
अब ये LHS हो गया, RHS पहले ए का डैश निकाल लेते हैं। ए का डैश 2 4 6 8 को छोड़ दिया तो ये बच गया 1 3 5 7 9। फिर बी का डैश निकाल लेते हैं। बी का डैश बी को छोड़ दीजिए तो बी को छोड़ने पर आएगा 1 2 3 इसमें है तो फिर आएगा 4 5 इसमें है तो फिर आएगा 6 7 इसमें है तो फिर आएगा 8 और 9। अब दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है तो ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन है? एक तो ए कॉमन है और एक 9 कॉमन है, 1 और 9। अब मिला लीजिए LHS बराबर है RHS। सही है, हो गया काम। तो वैसे भी ये सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इनको वैन आरेख में बनाइए। वैन आरेख में लास्ट लेक्चर में ये बना चुका सबको कि ये वैन आरेख में कहाँ होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए समस्त किसी समतल के सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है इसमें सारे त्रिभुज, सभी त्रिभुज, छोटे बड़े, ये वाले वो वाले, ठीक है ना, समबाहु समद्विबाहु विषम बाहु समकोण, 60 डिग्री वाले, 30 डिग्री वाले, 20 डिग्री वाले, सब हैं इसके अंदर। अब ए में क्या है? वो त्रिभुज है जिनका कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। तो एक समुच्चय एक्स का जहाँ एक्स एक त्रिभुज है जिसका एक कोण कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। मतलब एक कोण तो ऐसा है जो कम से कम 60 से भिन्न है। इसका मतलब 2 कोण हो सकते हैं जो 60 से अलग है, 3 कोण हो सकते हैं जो 60 से अलग है। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा बड़ा ट्विस्ट है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कह रहा है कि एक भी कोण अगर 60 से अलग हुआ, एक भी कोण अगर 60 से अलग हुआ तो वो ए में आ जाएगा। एक भी कोण अगर 60 से अलग हुआ तो वो इसमें आ जाएगा। देखिए 60 से भिन्न, कम से कम एक कोण 60 से, अगर एक कोण 60 से अलग है तो भी, 2 कोण 60 से अलग है तो भी, तीनों कोण 60 से अलग है तो भी, यानी कोई भी कोण अगर 60 का नहीं हुआ तो वो ए में पहुंच जाएंगे। तो फिर बताइए कौन सा त्रिभुज ऐसा है जो बचा, जो ए में नहीं आया? तो जवाब है जिसके तीनों कोण 60 के होंगे। अगर किसी के तीनों कोण 60 के होंगे तो वो तो इसमें नहीं आ सकता। सोचिए क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि तीनों कोण 60 के होंगे तो इसने कहा था कि एक कोण तो कम से कम 60 से अलग होना चाहिए था। तो ना तो इसका ये कोण 60 से अलग है, ना ये कोण 60 से अलग है, ना ये कोण 60 से अलग है, कोई भी कोण 60 से अलग नहीं है, सारे के सारे 60 है। तो इसका मतलब ये इसमें त्रिभुज में नहीं है, ये ए में नहीं है। तो ए में कौन से त्रिभुज नहीं होंगे? ए में बाकी तो सारे त्रिभुज होंगे लेकिन वो त्रिभुज नहीं होंगे जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के हों, यानी समबाहु त्रिभुज इसमें नहीं होंगे। तो फिर ए के डैश में कौन से त्रिभुज बचेंगे? ए के डैश में केवल बचेंगे समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। सिर्फ समबाहु त्रिभुज जो है वो यहाँ बचेंगे, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अभी रुकते हैं समझते हैं। देखिए अब ए में क्या डाला है? जिसका कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो। अगर कोई भी कोण 60 से अलग है, पहला कोण 60 से अलग है तो भी, 2 कोण 60 से अलग है तो भी, तीनों कोण 60 से अलग है तो भी, यानी एक भी कोण अगर 60 डिग्री का नहीं हुआ तो फिर वो ए में आ जाएगा। एक भी कोण अगर 60 का नहीं हुआ तो उसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कौन से त्रिभुज बचेंगे? जिसके तीनों कोण 60 के हो गए। तीनों 60 के हो गए तो ये इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक भी कोण 60 से अलग होना चाहिए था। इसमें होने के लिए एक भी कोण 60 से अलग होना चाहिए था। तो एक भी कोण 60 का अगर नहीं हुआ तो ये इसमें आ जाएगा, लेकिन अगर तीनों ही 60 के हुए तो इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसने कहा था एक कोण कम से कम एक कोण 60 से अलग होना चाहिए। तो यहाँ तो कोई भी कोण 60 से अलग नहीं है, इसका मतलब ये इसमें नहीं आ सकता। तो समबाहु त्रिभुज जो है वो इससे बाहर है। तो सिर्फ बाहर कौन से त्रिभुज बचेंगे? जो समबाहु त्रिभुज है। और त्रिभुज समबाहु भी त्रिभुज ही होता है। तो इसका मतलब जो ए में नहीं है अपने आप ही वो ए डैश में, ये वाला त्रिभुज इसमें नहीं है, इसका मतलब ये ए डैश में। तो फिर ए डैश में क्या बचेगा? समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो ए डैश आएगा समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ए यूनियन ए डैश। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब अगर आप एक और ए डैश दोनों को मिला देते हो तो पूरा का पूरा सार्थक समुच्चय यू बन जाता है। और जब दोनों में कॉमन निकालते हो तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, क्योंकि दोनों में कुछ है ही नहीं। जो ए के पास है वो ए डैश के पास नहीं हो सकता, जो ए डैश के पास है वो ए के पास नहीं हो सकता। तो जब दोनों के कॉमन की बात आएगी तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो पूरा का पूरा यू बन जाएगा, क्योंकि कुछ ए के पास होंगे और जो ए के पास नहीं होंगे वो ए डैश के पास होंगे। दोनों को मिला दीजिए यू बन जाएगा, कॉमन निकालेंगे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए फाई का डैश। फाई का डैश जो होता है, खाली का डैश करते हैं तो पूरा यू आता है, और यू का डैश करते हैं तो खाली आता है। अगर जो खाली है उसको भर देंगे, खाली में से आप ले क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो खाली को जब -5 डैश का मतलब क्या हुआ? यू में से 5 को घटाएंगे, तो यू में से 5 घटाएंगे, 5 के पास कुछ है नहीं, तो यू का पूरा 5 का पूरा डैश यू आएगा, और यू का डैश यू को यू में से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 5 डैश लिखा हुआ है, 5 डैश इंटरसेक्शन यू। तो 5 डैश यू हो गया। यू को अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन करता हूँ तो यू के पास तो सब कुछ ही कॉमन होता है,
तो वो ए आ जाएगा, यू का डैश करूँगा तो वो 5 हो जाएगा, और 5 को अगर ए के साथ कॉमन निकालूंगा तो 5 के साथ तो कुछ कॉमन आता ही नहीं है, 5 तो 5 होता है, ये 5 आ गया। ये लीजिए आपका 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे। और देखिए इन क्वेश्चनों को निकालिए, जहाँ भी एक सिंगल भी डाउट है, एक छोटा भी डाउट है, देखिए डाउट के साथ आगे मत बढ़िएगा। एक छोटा भी डाउट अगर आपको है इन चीज़ों को जो मैंने समझाया है, इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी भी क्यों ना हो, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे भेज दीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मुझे व्हाट्सअप पे भेज दीजिए। जैसे ही अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में मैं वो छोटी छोटी बातें जो है वो सारी इसमें डाल दूंगा, ताकि आपको डाउट ना रहे, क्योंकि डाउट के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन में उतर रहे हैं। कंपटीशन में अगर एक क्वेश्चन से आप अंदर हो, एक क्वेश्चन से आप बाहर हो सकते हैं, आपको पता है अच्छे से। तो अगर आप जिस चीज़ पे डाउट रख रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन पेपर में आ गया, वही चीज़ अगर पेपर में आ गई तो बड़ा बुरा होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ डाउट के साथ आप पेपर में बिल्कुल ना आ जाए। जितने भी डाउट है वो अभी क्लियर कर लें, क्योंकि अभी नंबर नहीं कट रहे हैं, अभी हम अंदर बाहर नहीं हो रहे हैं। अभी अगर हम एक क्वेश्चन का कोई डाउट अगर क्लियर करेंगे तो हम प्लस में ही जाएंगे, ना कि माइनस में। तो डाउट्स को इकट्ठा करिए, ठीक है, और जितनी जल्दी भेज सकें मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे ना करें, छोड़ ना दें, अपेक्षा ना करें, ऐसे ना करें कि नहीं अब नहीं पढ़ना, छोड़िए, क्या बात है डाउट से, तो ऐसे ही होते रहेंगे। ऐसे नहीं होते रहेंगे। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बीएससी एमएससी या कोई 12वीं क्लास नहीं कर रहे हैं कि ये छोटे मोटे डाउट है तो पेपर में कभी पूछे ही नहीं जाते, तो इससे क्या फ़ायदा। ऐसा ना करें, कंपटीशन में कुछ भी पूछा जा सकता है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने डाउट्स क्लियर करके चलें। चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।